ग्रुप की मीटिंग हुई है जिसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका कहा जाता है। और मज़े की बात यह है कि ईरान और सऊदी अरब को कहा गया है कि वो भी इसमें ज्वाइन करें। कभी हम उसको चाय वाला कहते हैं, कभी उसको बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं और कभी कुछ और। लेकिन सच्चाई यह है कि इस चाय वाले ने इंडिया को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इंडिया जो है वो ईरान और सऊदी अरब को तो पसंद करेगा ब्रिक्स में लाना, लेकिन चीन अगर पाकिस्तान का दोस्त है तो हमें वो ब्रिक्स में क्यों नहीं लेके आते? हम लोग सारी उम्र पढ़ते रहे कि पाकिस्तान इज एन एग्रेरियन कंट्री, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसीलिए हमारे पास अनाज की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन हालत यह है कि आज हमें व्हीट यानी आटा भी इंपोर्ट करना पड़ता है। बच्चे सबके बाहर, बीवियां सबकी बाहर, शॉपिंग है सबकी बाहर, घर सबके बाहर, गुलामी नामंजूर। पता नहीं क्या ड्रामा है, मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया। पीएम शहबाज टू अटेंड टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान इनॉग्रेशन सेरेमनी, ये फिर शहबाज शरीफ जाएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अरे क्यों जाते हैं ये, क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हैं? तो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट में आए उस वक्त इंडिया का जीडीपी था 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स, जो 2022 में बढ़ के हो चुका है 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि उसने इकोनॉमी को डबल से भी ज्यादा ग्रो कर दिया है। पाकिस्तान तो खैर बिल्कुल आइसोलेटेड अपने आप को तस्वुर करता है ना। मुझे तो, मैंने पाक स्टडीज की किताब पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था दुनिया सारी गंदी है, सिर्फ हम अच्छे हैं, सारी दुनिया। वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में देखिएगा कि ब्रिक्स समिट के ऊपर बातें हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ब्रिक्स समिट से मतलब प्रॉब्लम क्या है? वो तो ब्रिक्स समिट के मेंबर भी नहीं है, वो बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका आदत है ना दूसरे के घर में क्या हो रहा है या दूसरे के काम में खुजली करना, यही पाकिस्तान का काम है और पाकिस्तान इज डूइंग दैट। अच्छा, पाकिस्तान ये लोग बोल रहा है कि ब्रिक्स समिट में जैसे इंडिया की वजह से आप देखिएगा एससीओ समिट में ईरान और सऊदी अरेबिया आई थिंक वो आ जाएगा। उन्हें बोल दिया गया है कि आप एससीओ समिट ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली ये लोग बोल रहे हैं कि ब्रिक्स समिट में चाइना भी तो पाकिस्तान का फ्रेंड है, तो पाकिस्तान को चाइना क्यों इन्वाइट नहीं करता है? तो इन लोगों का अलग लेवल का कंसेप्ट है। बट एनीवेज आ जाता है कि हम ब्रिक्स समिट के ऊपर। देखिए, ब्रिक्स समिट फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो रहा है साउथ अफ्रीका में, और एक चांस है ब्रिक्स समिट का ये जो मीटिंग हुआ है ना, रिसेंट जो मीटिंग कंक्लूड हुआ है वो है फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग। फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग मतलब ये हमारा जयशंकर साहब वहाँ पे गया है और उनसे बात किया है, जितना भी फॉरेन मिनिस्टर है चाइना रशिया, उनसे बात किया है। उसके बाद उसको कंक्लूड भी हो गया। अब जो होगा वो है ब्रिक्स समिट का जो हेड ऑफ द स्टेट का मीटिंग होगा। एंड हेड ऑफ द स्टेट का मीटिंग में एक प्रॉब्लम यही है कि पुतिन को आईसीसी के द्वारा अरेस्ट करने के मतलब एक नोटिस मतलब सर्कुलेट कर दिया गया है। बट आई एम नॉट श्योर कि साउथ अफ्रीका तो आईसीसी का मेंबर है, तो मान लीजिए पुतिन साउथ अफ्रीका गया तो उनको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। तो इसके वजह से साउथ अफ्रीका ये कोशिश कर रहा है जो अपना जो ब्रिक्स समिट है ना, इसको मोजाम्बिक में शिफ्ट किया जाए, अदरवाइज इसको चाइना शिफ्ट किया जाए। इसके ऊपर कोई अभी कंसेंसस मतलब तैयार नहीं हुआ है। ये जो न्यूज है ये इन डेवलपमेंट है, तो इसके ऊपर और कुछ आएगा तो मैं उसके ऊपर और एक वीडियो बना दूंगा। अब आ जाता है कि जयशंकर साहब उन्होंने क्या बोला है। देखिए, जयशंकर साहब ने एक चीज किया है कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के सामने एकदम क्लियरली ये बोल दिया है कि जो टेररिज्म है ना, ये थ्रेट है बोथ इंटरनेशनल जो पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। और उन्होंने ये क्लियरली बोल दिया है कि ऑल फॉर्म ऑफ मेजर्स लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप फाइनेंशिंग के ऊपर भी काम कीजिए, उसके बाद ये जो प्रोपेगेंडा का बहुत सारा मैकेनिज्म है इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और उन्होंने ये बोला है कि इट मस्ट बी कम्बैटेड इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन एंड नेवर बी कंडम्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब इसको किसी भी तरह कोई भी कंट्री एंटरटेन नहीं कर सकता। अब एनीवेज आ जाता है कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या बोलते हैं, हम वो सुन लेते हैं। चाइना और साउथ अफ्रीका कहा जाता है। और मज़े की बात यह है कि ईरान और सऊदी अरब को कहा गया है कि वो भी इसमें ज्वाइन करें। इसके अलावा भी कोई 19 से एक ममालिक और हैं जिनकी ज्वाइनिंग की बात हो रही है, जिसमें यूएई, अर्जेंटीना है, अल्जीरिया है, इंडोनेशिया, इनकी बात हो रही है। तो मुझे जिस चीज़ जैसे वो कहते हैं ना क्यूरियोसिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग में लेना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इन मल्टीलैटरल फोरम्स का क्यों हिस्सा बनने की बात भी नहीं करता, और पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क हैं वो भी क्यों बात नहीं करते। इंडिया जो है वो ईरान और सऊदी अरब को तो पसंद करेगा ब्रिक्स में लाना, लेकिन चीन अगर पाकिस्तान का दोस्त है तो हमें वो ब्रिक्स में क्यों नहीं लेके आते? अगर हमें ये पता है कि जो ब्रिक्स है ये जो 5 ममालिक का अलायंस है, तकरीबन 42% ग्लोबल पॉपुलेशन है, 26% दुनिया की जो इकोनॉमी इनके पास है। अब ये देखें, अब ये समझते हैं कि ईरान को हमें लेके आना है। देखिए, रिसेंटली जो चाइना ने एक रोल प्ले किया, किरदार अदा किया कि जी ईरान एंड सऊदी अरेबिया का रिप्रोचमा हुआ, और उसमें वो दैट वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन इन द वेस्टर्न कैपिटल्स। बट एट द सेम टाइम उससे ये है कि हमारे खिते की जो पॉलिटिक्स है वो खुलती हुई नजर आ रही है। इंडियंस भी उस हवाले से देख रहे हैं कि हमें अपने अलायंसेस इस खिते में मजीद बढ़ाने हैं। ईरान के साथ वो बड़े अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक इंडिया को भी झटका लगा होगा, दुबई ईरान को झटका लगा बिकॉज अफगानिस्तान और ईरान के जो बॉर्डर पे जो क्लैशेस हुए वाटर डिस्प्यूट की वजह से। लेकिन मेरा ख्याल है वो चीज़ें हल कर ली जाएंगी। अफगानिस्तान थोड़ा असर्ट कर रहा है पाकिस्तान और ईरान के ऊपर, लेकिन इंडिया की जितनी भी सप्लाईज है फॉर अफगानिस्तान दे आर गोइंग थ्रू ईरान। सो ईरान के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो खिते में आती जा रही है, और उस हवाले से यही वजह है कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक SRO भी जारी किया है कि ईरान, अफगानिस्तान और रशिया के साथ जो है वो हम प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो कारोबार, ट्रेड और ये चीज़ें जो है वो होंगी। तो अगर पाकिस्तान का जीडीपी देखें 2014 में तो वो था 244 यानी कि 244 बिलियन डॉलर्स, और 2022 का रिपोर्टेड नंबर था 376 बिलियन डॉलर्स। सो 2014 से पाकिस्तान की ग्रोथ परसेंटेज रही 54%, जबकि इंडिया की ग्रोथ परसेंटेज रही 138%। अब दोस्तों याद रखें कि जब भी किसी भी मुल्क का जीडीपी बढ़ता है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है, उनकी सैलरी भी बढ़ती है। देखिए अमीर साहब, मोदी तो एक ऐसा दुश्मन है जो सामने हमें नजर आ रहा है और 75 साल से हम उसके साथ निपट रहे हैं। वो हमें उससे खौफ तो नहीं है ना।
अल्लाह का फजल है, हमने जंगें लड़ी हैं। आज 4 कैडेट फाइनली भाई उन्होंने सर्टिफिकेट मिलकर अफगानिस्तान ने स्पेशली इस बात का शुक्रिया अदा भारत का किया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे इन सैनिकों को कैडेट्स को ट्रेन किया। महंगाई पाकिस्तान जब से कायम हुआ है तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा 38% महंगाई है। आलू 108, आटा 99 और गंदम तकरीबन 95% महंगी हुई है पिछले एक साल में आपके दौरे हुकूमत में। अंडे 90%, चावल 85%, दाल माश 58% महंगी हुई है एक साल में। यू हैव टू रेज मनी, मनी हैज टू कम फ्रॉम समवेयर। अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ क्या कहते हैं कि मैं अगर 1.6 दे भी दूं और आपकी जो कर्जे की सिलसिला शुरू भी हो जाए तो माल इतना चाहिए, 27 अरब चाहिए हमें अगले साल में, तो वो कहां से आएगा? अगर हमारे डोनर्स जो हैं, जिनमें सबसे बड़ा चाइना है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें यूएई है, अगर वो फैसला कर लें कि हमारा बाजू थामना है उन्होंने, तो हम तो आने वाले तमाम अदवार के लिए लानत भेज देंगे आईएमएफ पर। और भाई ये चाइना में मस्जिद जला दी है, अब कहाँ हो? वो फजलुर रहमान साहब जो पूरी टीम लेके बाहर आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, कहाँ हो? अब क्यों नहीं बोल रहे? ये इंडिया में नहीं हुआ इसलिए। देखो एक अफगानिस्तान जिसको दुनिया नहीं पूछती, उसको दुनिया को नहीं गले लगाती, लेकिन भारत उनको गले लगा, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, उनकी आर्मी को भारत ट्रेनिंग कह रहा है, उनको खड़ा कर रहा है, अपने कदमों पे उनको खड़ा कर रहा है। भारत एप्पल बना रहा है, असला बेच रहा है अफ्रीकन कंट्रीज को। ताइवान पे पहले उनकी नजर है कि अगर चाइना ने वहां अटैक किया तो सारे ताइवान वाले आके चिप सारे कंप्यूटर के भारत में बनाएंगे। हमें अब भी पता लग रहा है ऐसा ऐसा कि आखिर क्यों इतना मोहब्बत करते हैं भारत से, इस वजह से। अल्लाह का फजल है, हमने जंगें लड़ी हैं। जंगों में जो है वो हमारे शोहदा जो हैं 9 मई में जो कुछ उनके साथ जो है पीटीआई ने के मुजाहिरीन ने जो करचा है, इमरान खान ने जो उनको तरबियत दी हुई है या जिस तरह इंसाइट किया हुआ है, या हमारी इंस्टॉलेशंस पे हमला, हमारी इंस्टॉलेशंस पे दुश्मन ने कभी इस तरह हमला नहीं किया, ना उसको हमला करने दिया है हमारी अफवाज ने। हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, चाहे वो बर्री हैं, बहरी हैं या हवाई हैं, उन्होंने जिस तरह एक नाकाबिल तस्खीर डिफेंस जो है माजी में किया है मुल्क का। अब अभी 2-3 साल पुरानी बात है ना, अभिनंदन आया था, उसको वापस किया हमने, वो एयरफोर्स के हमारी जो दहशतगर्दी की जंग में फतह थी वो हमारी अफवाज की फतह थी। ये मैं रीसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं दूर जा ही नहीं रहा। तो इस सूरत हाल में जब हमारी दफाई फोर्सेस जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं, उनको जिस तरह 9 मई के दिन जो है जिस तरह टारगेट किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ख़तरा जो है अब बैरूनी नहीं है, वो तो शनाख्त शुदा ख़तरा है। उसकी शनाख्त आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, एक बच्चा भी करता है कि ये हमारा आज़री दुश्मन है। लेकिन ये अंदर से जो हमारे दुश्मन पैदा हो गए हैं, जो हमारी एक्चुअली इबादत को, हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहे हैं। और 9 मई का दिन जो है वो शहादत है इस बात की। अच्छा। ये बगावत थी। अच्छा, बगावत थी। बिल्कुल, मैंने आज नहीं, मैंने अगले दिन भी आपके प्रोग्राम में कहा है, ये म्यूटनी थी, ये बगावत थी और बगावत नाकाम हुई है। आप मुझे बताएं कि तारीख में जब बगावत नाकाम होती है तो फिर क्या होता है, आप मुझे बता दें। अच्छा। आज आवाम से मैं जरा सामने होकर बातें करता हूँ और मैं इन्हें बताता हूँ कि जेन्युइन बात क्या है। सारी जिंदगी और हमेशा मुझे जो आप इल्जामात लगाते रहे हो कि हिंदुओं के बारे में बात करता है, ये इंडिया का यार है, ये मोदी का यार है, ये गद्दार है। भाई साहब, आज से इंडिया की बात करनी छोड़ते हैं हम लोग, हम करते हैं मुसलमानों की बातें यार। और मुसलमान चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? इंडिया में तो कुछ हो जाए तो आग बन जाती है और वो आग लग जाती है हर जगह पे। सर सुनिए, आप बात सुनिए भाई, चाइना में मुसलमानों की मस्जिद जला दी जाती है, शहीद की कर दी जाती है। चाइना में वो चाइनी जो आपके यार हैं, जिन्हें आप अपना फ्रेंड कहते हो, तो फिर चाइना का सदर भी गद्दार होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का सदर भी गद्दार कहते हो ना आप वज़ीर आज़म को, कि इंडिया के मोदी साहब गद्दार हैं, या वो टेररिस्ट हैं, या वो जालिम है, या वो जुल्म कर रहे हैं। तो अब चाइनीज जो वज़ीर आज़म हैं उन्हें आप गद्दार, टेररिस्ट, जुम्मेदार करार दोगे या नहीं दोगे? अब यही मस्जिद इंडिया में शहीद की जाती, इंडिया में जलाई जाती, आपके मौलाना साहब, और किधर गए वो मौलाना साहब, किधर गए वो मदरसों वाले, किधर गए वो मस्जिदों वाले जो 1 मिनट में बाहर निकल आते हो, मुसलमानों पे ये हो गया, मुसलमानों पे वो हो गया। और भाई ये चाइना में मस्जिद जला दी है, अब कहाँ हो? वो फजलुर रहमान साहब जो पूरी टीम लेके बाहर आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, कहाँ हो? अब क्यों नहीं बोल रहे? ये इंडिया में नहीं हुआ इसलिए, चाइना आपका यार है, उधर हो गया इसलिए। यानी कि जो आपका यार है वो आपकी मस्जिद को जलाए, आपके मुसलमानों को मारे, आपके साथ जो मर्जी जुल्म करे, यार के लिए नहीं बोल सकते आप लोग। क्यों गैरतमंद जो लोग हैं ना, गैरतमंद क्यों मैं कहता हूँ इंडियंस को गैरतमंद? हमेशा मैंने जब भी कोई इंटरव्यू दिया ना उन्हें गैरतमंद कहा है। भाई आपकी इंडिया के तोबा नौज़, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया के किसी मंदिर को हाथ लगा के दिखाओ, वो आपको बताते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में मंदिर हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे लंदन में हो, आपकी मस्जिद इंडिया में जले तो आप चीखें मारते हो, आप सड़कों पर, मौलाना साहब कश्मीर डे मनाने आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, पता नहीं क्या करने आ जाते हैं। अब आपकी एक मस्जिद चाइना में शहीद की गई, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, अब आप बोलते पता है क्यों नहीं हो? देखिए सर, एक इंसान ने आपको खरीदा हो या एक इंसान आपके साथ बिजनेस कर रहा हो, आप अपना मुंह बंद कर लोगे, हक के लिए कभी नहीं खड़े होगे। असल मुसलमान वो है, असल इंसान वो है जो अपने हक के लिए खड़ा हो। आज मैं मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहा हूँ, छोड़ दी इंडिया की बात, करता हूँ मैं चाइना की बात। अब मुझे बताओ कौन इस चीज़ का न्याय देगा हमें, कौन इस चीज़ का हमें जो है ना, आपको एजेंट ही कहा जाएगा कि भाई ये इंडिया के कहने में चाइना के मुसलमानों की बात कर रहा है, मजे की बात। और ये बात मैं बड़ी गारंटी से कहता हूँ कि अगर चाइना में मुसलमानों को लेकर कुछ होता है तो वो इंडिया का मीडिया बहुत हाईलाइट करता है कि भाई ये देखें यहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, यहाँ पे रिलीजियस जो पाबंदी है। इसका मतलब हमारे से बेहतर तो इंडिया वाले हैं जो कम अज कम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं चाइना वालों। सर मैं इंडिया की तारीफ इसलिए करता हूँ, देखो इंडिया के साथ कोई मेरा वो कुछ खास सिलसिला तो नहीं है, ना कोई बिजनेस है, ना कुछ है, ना लेना देना है। इंडिया की तारीफ हमेशा सच के ऊपर करता हूँ, सच्ची बात पे करता हूँ कि वो लोग देखो तरक्की करते हैं तो मैं कैसे कहूँ तरक्की नहीं करते वो लोग। अब हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया में ये हो गया, वो हिजाब के ऊपर जो मैंने एक इंटरव्यू में बात की थी, वो लड़की खड़ी हुई हिजाब के ऊपर, उसने इंडिया में टॉप किया है, उसी यूनिवर्सिटी में उस लड़की ने टॉप किया है। भाई पक्की बात है, आप सर्च कर सकते हैं, उसी लड़की ने, पक्की बात कर रहा हूँ, आप सर्च कर लीजिए,
उसी यूनिवर्सिटी में उस लड़की ने टॉप किया है। अगर हम कहते हैं कि इंडियन जो हैं वो बड़े जालिम है, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं वो लोग, तो वो लड़की कैसे टॉप कर जाती? वो लड़की तो अगवा हो जाती, उसको तो घर से उठा लिया जाता, उसके घर जल जाते।